हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आप लोगों ने होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा और बची बचाई गुजियां भी आप खा रहे होंगे शायद। ठीक है, मौज मनाओ, गुजियां खाओ, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये जो थोड़े दिन बढ़ गए हैं एग्जाम के, उनमें कुछ और प्रिपरेशन करने के लिए जो टाइम मिला है उसके लिए शायद हो सकता है आपको फायदा हो जाए। अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से फायदा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम अपना सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई का जो क्रम है उस क्रम के अनुसार आपको आज पढ़ना है त्रिभुज। क्योंकि समांतर श्रेणियां पाठ्यक्रम से निकल गई हैं तो क्रम के हिसाब से सीधा सीधा आज आपको पढ़ना है त्रिभुज के संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, और जो थ्योरम है उनका भी हम प्रयोग बताएंगे कि कहां पर हम इन थ्योरमों का प्रयोग करेंगे प्रश्नों में। तो मेरे ख्याल से ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखते हैं यहां पर हमें कौन कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है। सबसे पहले उन थ्योरम को देखेंगे और फिर इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी थ्योरम है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पढ़ना है समरूप आकृतियां क्या होती हैं। जैसे दो वृत्त लें तो वो दोनों वृत्त आपस में समरूप कहे जाते हैं। उनकी त्रिज्याएं बदल के दो वृत्त बना दें। जैसे हम ये कहें कि आपका एक वृत्त ये है और एक दूसरा वृत्त, उसकी त्रिज्या हमने बदल दी और ये दूसरा वृत्त हो गया। ये दोनों वृत्त आपस में क्या कहलाएंगे? समरूप आकृति के कहलाएंगे। मतलब इनकी आकृतियां सीधी सीधी हैं, बराबर बराबर। मतलब समरूप आकृतियों का मतलब है कि यहां पर वृत्त जो होते हैं वो दोनों वृत्त आपस में समरूप आकृति के कहलाते हैं। या अगर हम वर्ग की बात करें, ये आपका एक वर्ग है और इस वर्ग की अगर भुजा बदल दी जाए और एक दूसरा वर्ग आपका यहां पर बना दिया जाए, मान लेते हैं छोटा थोड़ा बना दिया, तो इसको भी हम ये कहेंगे कि दोनों आकृतियां कैसी आकृतियां हैं? समरूप आकृतियां हैं। इसी प्रकार अगर हम आयत को लें तो ये आयत हो गया और एक दूसरा आयत छोटा बना दें या बड़ा बना दें, जैसा भी बनाना चाहें, लेकिन ये दोनों आकृतियां भी आपस में क्या कहलाएंगी? समरूप आकृतियां कहलाएंगी। मतलब हम कह सकते हैं कि वर्ग जो वृत्त होते हैं वो समरूप आकृति होती है, वर्ग होते हैं वो भी आपस में समरूप आकृति के होते हैं, आयत होते हैं वो भी आपस में समरूप आकृति के होते हैं। लेकिन बात अगर हम करें त्रिभुज की, यहां पर मुख्य बात हमें त्रिभुज से समझना है। तो त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज कुछ विशेष स्थिति में समरूप हो भी सकते हैं और समरूप नहीं भी हो सकते हैं। तो किन किन स्थितियों में त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, मुख्य बात हमारी यहां से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले वही समझना है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। देखें, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज हमारा ये है, इसका नाम है ABC, हमने नाम दे दिया। एक दूसरा कोई और त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम हमने दे दिया PQR। और यहां पर समरूप होने के लिए दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है? एक तो कंडीशन हमारी ये है कि यदि AB, देखो ध्यान दें, ये दोनों त्रिभुज ABC समरूप, देखो ध्यान दें, समरूप का ये निशान होता है तरंग जैसा, बीच में निशान बना दें। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यदि कब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? यदि AB भुजा और PQ भुजा का अनुपात बराबर BC भुजा बटे में QR भुजा का अनुपात बराबर AC भुजा और बटे में PR। अगर इस प्रकार से इनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है तो निश्चित रूप से ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और एक दूसरी कंडीशन और भी है, वो क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि कोण A बराबर कोण P होना चाहिए। अगर कोण A बराबर कोण P हो जाए और कोण B बराबर कोण Q हो जाए तथा कोण C बराबर कोण R हो जाए तो निश्चित रूप से इस स्थिति में भी हम दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। तो समरूप होने के लिए दो कंडीशन हमने बताई कि या तो ये होना चाहिए कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए, या संगत कोण भी आपस में बराबर बराबर यदि होते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक समरूपता की प्रमेय है, वो क्या है? समरूप दोनों त्रिभुज अगर हैं तो देखिए ध्यान से, एक थेल्स की प्रमेय है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको हम रब कर देते हैं। और थेल्स का प्रमेय क्या है वो आप समझें। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक त्रिभुज है ABC
और इस त्रिभुज एबीसी में एक किसी भुजा के समांतर एक रेखा हमने यहां पर खींची। ध्यान दें, ये रेखा जो हमने खींची है वो भुजा बीसी के समांतर हमने रेखा खींची। और जब भुजा बीसी के समांतर कोई रेखा हमने खींची, वो अन्य दोनों भुजाओं को कहां काट रही है? पी बिंदु और क्यू बिंदु पर। फिर से ध्यान से समझें, थेल्स का प्रमेय क्या है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को कहां काट रही है? पी और क्यू बिंदुओं पर काटती है। तो ये पी और क्यू बिंदु इस पूरी रेखा को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। मतलब थेल्स का प्रमेय कहता है कि एपी से पीबी का जो अनुपात होगा वो अनुपात बराबर में ए क्यू बटे में क्यूसी के अनुपात के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक। क्या इस भुजा से इसका अनुपात बराबर में ए क्यू से बी सी का अनुपात क्यू सी का अनुपात। लेकिन शर्त है क्या? यदि ये शर्त जरूरी है, यदि बीसी भुजा के समांतर क्यू आर रेखा पी क्यू रेखा खींची गई है तो पी क्यू, ये देखो बीसी के समांतर पी क्यू रेखा खींची जाए तो निश्चित रूप से ये एपी का पीबी से अनुपात बराबर ए क्यू का क्यूसी से अनुपात समान होगा, ठीक। इसको कहते हैं हम थेल्स का प्रमेय। और इस प्रमेय का यदि आपको प्रूफ पूरा देखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वीडियो उस पर जाएं, वीडियो पर प्लेलिस्ट खोल के, या फिर हमने लिंक दिया है उसको लिंक पर क्लिक करके आप इसका पूरा प्रूफ वहां देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में आपको एक और प्रमेय पढ़नी है जिसको कहेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? उस पाइथागोरस प्रमेय को आपको यहां पर समझ लेना है, और हमने बताया कि आपको यहां भी हम लिंक दे देंगे, आप उसका पूरा प्रूफ वहां देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसको आप देख लें। और यहां से ये होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय, इसके लिए आपको केवल हम यहां समझाएंगे। आपका एक कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कि बी कोण समकोण है, मतलब समकोणी त्रिभुज के लिए ही ये पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। आपको पता ही है, बहुत कक्षा 8, 9, 10 में सब में पढ़ाया जाता है, कोई नया आज यहां पर 10 में नहीं आया है, पीछे भी आपने पढ़ा है। क्या कि समकोणी त्रिभुज में जो कर्ण का होता है उस कर्ण का वर्ग मानी एसी का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दोनों भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी, तो ए बी का वर्ग प्लस ये बी सी और बी सी का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसी भी समकोणी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद एक और प्रमेय हमें यहां अप्लाई करनी है, वो कौन सी है? जैसे मान लेते हैं कि आपका एक ये कोई त्रिभुज है, ये आपका कोई त्रिभुज है, इस ए बी सी इसका हमने नाम दे दिया, और एक कोई दूसरा त्रिभुज है, उस त्रिभुज को अगर हम नाम दे दें पी क्यू आर, और ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हम लिख दें? समरूप हैं। एक दूसरा त्रिभुज बना दें यहां पर, इसका नाम हमने दे दिया पी क्यू आर, और ये दोनों त्रिभुज आपस में प्रश्न के अनुसार अगर समरूप हैं तब उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, देखें ध्यान से, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तब एरिया त्रिभुज ए बी सी और अपॉन में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, ध्यान से समझें, यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तब उनकी क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, इनके दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो अनुपात काय के बराबर होगा? वो अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब ए बी और अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर। देखिए ध्यान दें, ये ए बी के संगत पी क्यू भुजा होगी तो ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, या इसको बराबर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी के संगत आपकी क्यू आर भुजा होगी तो बी सी बटे में क्यू आर का वर्ग, और बराबर में इसी प्रकार एसी के संगत भुजा होगी पी आर और इसके अनुपात का वर्ग। ये इस तरीके से आपको याद करना है कि किसी भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इसका भी प्रूफ हमने आपको बताया कि अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके उसको पूरा कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये सारी थ्योरम पर आधारित आपके प्रश्न हैं
उन प्रश्नों को आप बहुत आसान तरीके से हमने बताया है, अच्छे तरीके से आपको उनको समझना है। और प्रश्न अगर आपने ये कंप्लीट कर लिए तो एग्जाम में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर बाय द वे वो प्रश्न नहीं आता है उसके जैसा जरूर आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर एक बार कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं ये प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि ये प्रश्न विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है, हमने विकल्प यहां नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। आपको समझना है त्रिभुज ABC में BC समांतर PQ, यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 है तो AP अनुपात PB का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए एक चित्र बनाएं पहले हम, त्रिभुज ABC इसका नाम दें ABC, और इस BC के समांतर यहां पर एक रेखा खींचनी है, इस रेखा को हम कह सकते हैं PQ। प्रश्न के अनुसार देखो BC समांतर PQ, ये BC है और इसी के समांतर यहां पर ये PQ रेखा खींची गई है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या दिया गया है, एक बात और दी गई है कि PQ जो है उसका BC से अनुपात बराबर कितना है, 1:3, 1/3। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है क्या कि कभी भी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कभी रेखा खींची जाती है तो यह रेखा इस त्रिभुज को, देखो ध्यान दें, त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज ABC के बाद एक दूसरा त्रिभुज ऊपर जो बन गया है वो कौन सा है, त्रिभुज APQ। ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और यदि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आपको समझना है कि ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है उसकी भुजा ये वाली हो गई, और ये पूरा बड़ा त्रिभुज है उसकी भुजा A से B तक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस PB को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये ऊपर छोटा है त्रिभुज, उसकी भुजा है AP, और जो पूरा बड़ा त्रिभुज है वो त्रिभुज है आपका कौन सा, AB, इसकी संगत भुजा AB है। तो AP से AB का जो अनुपात होगा वही अनुपात PQ का BC से होगा। ठीक है, देखो ध्यान दें, ये त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज है उसकी ये भुजा, और बड़ा वाला त्रिभुज है उसकी AB भुजा, और बराबर में ये छोटे वाले त्रिभुज का आधार है, ये बड़े वाले त्रिभुज का आधार है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से AP/AB बराबर PQ/BC। तो यहां पर हमने इसको x मान लिया और अपॉन में ये यहां से यहां तक पूरा कितना हो गया, x + y हो गया। ठीक है ना, और बराबर में यहां देखिए ये आपका कितना है, ये आपका PQ है, और अपॉन में ये कितना है, BC है। तो आपको ये तो वैल्यू दी गई है, देखो ये क्या दिया है, PQ अपॉन में BC बराबर 1:3। तो यहां पर इसको हम क्या लिख दें, 1/3 लिख दें। तो यहां पर देखो, यहां पर समझो, चलिए उसको हम यहां लिखे दे रहे हैं। कैसे सॉल्व करोगे, आपको लिखना है चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज APQ, तब AP/AB और बराबर में PQ/BC। ठीक है, अब यहां पर देखो AP की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, चित्र से x लिखेंगे, और AB की वैल्यू x + y, ऊपर वाला हिस्सा हमने x माना है, नीचे वाला हिस्सा हमने y माना है, तो ये x + y पूरा हो जाएगा। और अपॉन में ये आपको देखो PQ/BC की वैल्यू प्रश्न के अनुसार 1/3 पहले ही से दी गई है, तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीपल कर दें, 3x बराबर में हो जाएगा x + y, और यहां पर 2x बराबर हो जाएगा y, x/y बराबर में 1/2। x मानी क्या है, देखो चित्र से देखिए, AP क्या है, AP, और y क्या है, PB। तो यहां यही हमसे पूछा गया है कि AP/PB का क्या अनुपात होगा, AP/PB बराबर आपको लिखना है 1:2। ठीक है भाई, ये देखो क्या पूछा है, AP/PB बराबर 1:2 होगा। ठीक है, अगर ये विकल्प में दिया जाए तो आप ध्यान से विकल्प को मिला लें, कौन सा विकल्प सही है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए याद रखिए, कभी भी आपको प्रश्न को हल करने के लिए जो भी आपको प्रोसेस करनी है, बाय द वे विकल्प में जो प्रश्न आते हैं उनको थोड़ा बहुत कभी हल करना पड़ता है, तो उसको हल करने के लिए आप विशेष याद रखिए कहां पर यह हल करना है, आपको बाएं पेज पर, जहां पर आप प्रश्न हल कर रहे हैं उसके बाएं पेज पर जो आपका खाली पेज है, उस खाली पेज पर आपको रफ्तार करना है और बाद में उसको क्रॉस करके काट देना है। ठीक है,
और काटना केवल क्रॉस ही करना है, ऐसे ऐसे पूरा पूरा बहुत ज्यादा नहीं काटना है। ठीक है, एग्जामिनर देख सके कि आपने उसका हल कैसे निकाला है, कहीं नकल से तो नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी प्रश्न आप कभी हल करो और हल करने के लिए रफ की जरूरत पड़ती है तो आप बाएं वाले पेज पर रफ करें और दाएं वाले पेज पर उसको हल करें। ठीक है, और बाय द वे रफ ना करना पड़े तो आप बाएं साइड पे भी लिख सकते हो, दाएं साइड पे भी लिख सकते हो। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप बाएं पेज पर नहीं लिख सकते हो। ठीक है, बाएं पे भी लिख सकते हो, दाएं पे भी लिख सकते हो, किसी भी पेज पे लिखो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर रफ कार्य करना है तो केवल बाएं पेज पर करें, दाएं पेज पर रफ कार्य ना करें। ठीक है, बाएं पेज पर रफ कार्य करें और उसको काट दें तो आपका रफ मान लिया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो ये है प्रश्न संख्या 2 और 3। बहुत ही देखो एक से बढ़ के एक सारी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर दूसरा जो प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब कोण बी का मान हमें बताना है। बहुत ध्यान से समझें, त्रिभुज की अगर हमें तीनों भुजाएं पता होती हैं तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यदि अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो निश्चित रूप से त्रिभुज समकोणीय होता है। तो यहां पर इन तीनों भुजाओं में से देखो ध्यान दें, दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा है वो है 6√3 और जो ए सी भुजा है वो है 12 सेंटीमीटर और जो बी सी भुजा है वो है आपका 6 सेंटीमीटर। इन तीनों भुजाओं में आप कह सकते हो कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन सी है, वो आपकी 12 है, एसी है। एसी सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे पहले हमें बड़ी भुजा का वर्ग देखना है। तो बड़ी भुजा का वर्ग मानी 12 का वर्ग और 12 का वर्ग कितना होता है 144। अब शेष दोनों जो भुजाएं बची उनके दोनों के वर्गों का योग देखना है। मतलब ए बी का वर्ग करें प्लस बी सी का वर्ग करके देखें दोनों के वर्गों का योग कितना आ रहा है। तो ए बी का वर्ग देखो ध्यान दें, ए बी का वर्ग मानी 6√3 का होल ऑफ स्क्वायर और बी सी आपका है 6, यहां लिख दें 6 का स्क्वायर। स्क्वायर करने से 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, √3 का पूरा 3 प्लस 6 का स्क्वायर यहां 36 लिख दें। 6 × 18, 3 × 9 = 10, 108 प्लस में 36 दोनों को जोड़ दें बराबर 144। तो यहां देखिए ए सी का स्क्वायर भी 144 है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर भी 144 है। इसका मतलब हमें मिल गया कि ए सी का स्क्वायर बराबर यहां लिख दें, अतः ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये त्रिभुज ए बी सी कैसा है, समकोणीय त्रिभुज है। देखो ध्यान दें, एक चित्र से समझ लें, ये आपका त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में ए बी सी यहां हम नामकरण कर दें तो ये AC जो दिख रहा है AC ये सबसे बड़ी भुजा पृष्ठ में देखो हमें 12 दी गई है, ये 12 है और जो AB है वो कितना है 6√3 है और जो BC है वो आपका कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पर इस AC का वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर आया। इसका मतलब ये वाला कोण कितना होगा 90 अंश होगा। तो आपको लिखना है अतः कोण B बराबर हमसे पूछा गया है कितना लिखना है 90 डिग्री। ठीक है ना। इसके बाद देखो छोटे छोटे हमने बताया छोटे प्रश्न हैं लेकिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन भुजाओं के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। हमने आपको बताया कि अगर यहां देखो इसको हम रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं और जो दूसरा प्रश्न आपका है बिल्कुल एकदम 1 नंबर का आसान प्रश्न है, 1 नंबर का है लेकिन है बहुत आसान प्रश्न। क्या कह रहा है प्रश्न, ये कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी दो त्रिभुजों समरूप होते हैं तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है उनका वर्ग, देखो ध्यान दें, उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। मान लेते हैं कि पहले एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमने A1 लिख दिया, दूसरा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमने A2 लिख दिया। तो ये दोनों के अनुपात अगर हम कर दें तो वो काय के बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। देखिए अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो काय के अनुपात के बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि उनके क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर में संगत भुजाएं देखो दी गई हैं कितनी 4:9 और इसका स्क्वायर लिख दें। तो यहां पर 4 चौको 16 और 9 निम 81, यहां पर उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16/81। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं,
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 4। यहां पर एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र में लिखा है DE समांतर BC, और यदि AD बराबर x, BD बराबर ये x माइनस 2 है, AE बराबर x प्लस 2 है और EC बराबर x माइनस 1 है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ये हमें चित्र प्रश्न में दिया गया है। तो यहां पर देखो क्या क्या हमें दिया गया है। यहां पर एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये दोनों समांतर दी गई हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि जो DE भुजा है वो समांतर है काय के BC के। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो हमने आपको बताया कि उनकी जो ये भुजा जो समांतर वाली भुजा होती है, ये समांतर वाली भुजा इन शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC। आपको ये पता है चूंकि DE समांतर BC, तब हम ये कह सकते हैं कि AD जो है वो DB से जो अनुपात होगा वही अनुपात बराबर हो जाएगा AE से EC का अनुपात होगा। ठीक है, और अब यहां पर जो हमें वैल्यू दी गई है उनको रख देते हैं। यहां x और यहां लिखना है x माइनस 2 बराबर में यहां लिखना है x प्लस 2 और अपॉन में लिखना है x माइनस का 1। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीपल करेंगे। यहां x इंटू में x माइनस 1 और यहां बराबर में इसी प्रकार यहां x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2। ठीक है, यहां इसका मल्टीपल एक्स स्क्वायर माइनस में x और बराबर में यहां इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4। ठीक, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस एक्स बराबर में माइनस का 4। बस यहां माइनस और कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो x बराबर हमें पूछा गया था वो कितना मिल रहा है 4। क्लियर, बहुत आसान प्रश्न है। देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 5वां है तो ये भी आसान, लेकिन यहां पर ये प्रश्न संख्या जो 5 है वो थ्योरम पर आधारित है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सी थ्योरम हमने आपको अभी बताया। 5वां प्रश्न देखें, आपको दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं और इन दोनों समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल आपस में बराबर बराबर दिए गए हैं। तो यहां लिख लेते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज हम यहां पर अलग अलग कोई दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास, यहां नाम दे दें ABC, और एक त्रिभुज और यहां कोई नाम दें, उसको नाम क्या दे दें PQR दे दें, PQR। दो त्रिभुज हैं, ये दोनों प्रश्न के अनुसार दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल भी बराबर बराबर दिए गए हैं। माना त्रिभुज ABC तथा एक दूसरा त्रिभुज हमने मान लिया है कौन सा, PQR है। ठीक, और प्रश्न के अनुसार दोनों कैसे हैं, समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं। तथा दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और उनके एरिया भी आपस में बराबर है। मतलब एरिया त्रिभुज ABC और बराबर में एरिया त्रिभुज PQR, ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। अब एक बात हम बहुत आसान से कह सकते हैं कि अगर ये दोनों आपस में त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं तब हम ऐसा कह सकते हैं त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC और डिवाइडेड बाय एरिया त्रिभुज PQR बराबर में 1 कह सकते हैं। इतना नंबर 1 डाल दें। ठीक है, इसके बाद में देखो हमें एक बात और पता है कि अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उसका अनुपात का वर्ग उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब सीधा सीधा ये है, एरिया त्रिभुज यहां लिख दें, चूंकि एरिया त्रिभुज ABC और अपॉन में एरिया त्रिभुज PQR बराबर में हम लिख सकते हैं AB और अपॉन में PQ के अनुपात का वर्ग बराबर हम लिख सकते हैं BC बटे में QR के अनुपात का वर्ग बराबर हम लिख सकते हैं AC बटे में PR के अनुपात का वर्ग। ठीक, इस प्रकार से। अब देखो यहां पर हमने ये पहले से प्रूव कर रखा है कि इसका मान कितना है 1 है, तो यहां इसके स्थान पर आपको 1 लिखना है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, AB अपॉन में PQ और इसका स्क्वायर बराबर में लिख सकते हैं BC अपॉन में QR और इसका स्क्वायर और बराबर में AC अपॉन में PR इसका स्क्वायर। ठीक, अब यहां से अगर अलग अलग सबको 1 के बराबर लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
ए बी बटे में पी क्यू और इसके का वर्ग बराबर क्या लिख दें, 1 लिख दें। तो यहां पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, या इसको हम वर्गमूल लें तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। और बिल्कुल इसी प्रकार से हम यहां दूसरा अनुपात भी इसके बराबर लिखें तो हम लिख सकते हैं बी सी बराबर में कितना, क्यू आर, तथा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ए सी बराबर हम लिख सकते हैं पी आर। तो यहां पर ये भुजा इसके बराबर सिद्ध हो गई, ये भुजा इसके बराबर सिद्ध हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर सिद्ध हो गई, मतलब तीनों भुजाएं संगत तीनों भुजाओं के बराबर बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो क्या लिखेंगे, अतः कौन सी सर्वांग समता है, ये भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है कि अगर ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हैं तब उनको हम ये कह सकते हैं कि अगर त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक, प्रूव हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश है, यदि डी बीसी का मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। देखिए यहां पर हमें दिया गया है त्रिभुज ABC जिसमें B कोण समकोण दिया गया। यहां चित्र आपसे आप समझें, ये आपको एक बनाना है त्रिभुज ABC, इसमें B वाला कोण ये समकोण बनाना है, ABC आपका ये समकोणी त्रिभुज हो गया। और इस BC भुजा जो है उसका मध्य बिंदु प्रश्न के अनुसार D दिया गया है और हमें सिद्ध इतना करना है। ठीक, एक काम करते हैं, ए को डी से मिला दें तो ये भुजा एडी मिल जाएगी हमें। ठीक है, एडी सबसे पहले यहां हम लिख दें, जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है समकोणी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर तो 90 अंश दिया गया है, तथा एक बात और दी गई है कि बीसी का मध्य बिंदु तथा बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो BC का अगर मध्य बिंदु D है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि BD और DC दोनों बराबर बराबर हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो BD है वो पूरी BC का आधा है, मतलब हम लिख सकते हैं BC बटे 2। ये और ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो पूरी अगर BC है तो BC बटे 2 ये हो जाएगा, BC बटे 2 ये हो जाएगा, बराबर बराबर दोनों है। ठीक है ना। तो ये हमें दिया गया है और सिद्ध क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है सिद्ध करना है, जो हमसे प्रश्न में लिखा हुआ है वही लिख देना है। सिद्ध क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर में यहां लिखना है 4AD का स्क्वायर माइनस का 3AB स्क्वायर, इतना हमें सिद्ध करना है। और इसके बाद में सिद्ध करना है कि बाद में तीसरा हम चौथा हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, सीधा सीधा लिख दें। ठीक, उपपत्ति देखो कैसे प्रूव करोगे, हम बिल्कुल प्रमेय के अकॉर्डिंग जैसे प्रमेय सिद्ध करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले AC का स्क्वायर हमें चाहिए, तो समकोणी त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। समकोणी त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, हमें तो पहले से पता है ना। क्या, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, और ये आधार है BC तो BC का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चाहे तो इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो ध्यान दें, AC का स्क्वायर बराबर में ये आपको AB स्क्वायर जैसे ही जैसा का तैसा ज्यों का त्यों लिखना है, और यहां पर इसके आगे प्लस जो BC लिखा है BC, उस BC को चलिए एक बार हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं, 1 नंबर इस पर डाल दें। ठीक, आगे ना बढ़ाएं। एक इक्वेशन और आगे देखिए, एक त्रिभुज और समकोणी त्रिभुज है, वो त्रिभुज है ABD। क्या है, एक दूसरा समकोणी त्रिभुज है ABD, इसमें भी आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है अगर, तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं AD का स्क्वायर, कर्ण कितना है इसमें, कर्ण है AD, और AD का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, और प्लस में यहां लिख दें BD का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहां देखो AD स्क्वायर आपको ज्यों का त्यों रखना है, AB स्क्वायर भी ज्यों का त्यों रखना है, प्लस BD देखो BD बराबर कितना है, BC बटे 2 है, तो यहां पर हम लिख देते हैं BC बटे में 2 और इसका स्क्वायर लिख दें। अब आगे AD स्क्वायर बराबर में यहां से देखो 2 का स्क्वायर 4, BC का स्क्वायर BC स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा, और 4 का पूरे इक्वेशन में गुणा करें तो ये हो जाएगा 4AD स्क्वायर बराबर में 4AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों। यहां पर इस पर हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरणों की मदद से यहां पर जो हमें ले आना है, जो हमें सिद्ध करना है वो है देखो AC, AD और AB। यहां पर हमें ये तीन भुजाएं दी गई हैं। कौन कौन सी भुजाएं? देखो एक AC भुजा, एक AD भुजा और एक AB भुजा। तो यहां से BC हमें नहीं चाहिए, तो BC को हम विलुप्त कर दें। विलुप्त करने के लिए क्या कर दें, दोनों समीकरणों को आपस में घटा दें, BC स्क्वायर से ये BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बस समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यहां लिख दें, क्या लिख दें, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर क्या लिख दें, यहां घटाने पर। तो चलिए घटा देते हैं। यहां देखो ये है AC स्क्वायर और इसमें से आपको क्या घटाना है, 4AD स्क्वायर, यहां लिख दें 4AD स्क्वायर, और बराबर में इधर देखो AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर लिख दें, BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर घट जाएगा तो चूंकि ये माइनस का हो जाएगा तो इससे ये खत्म हो जाएगा, और AB स्क्वायर माइनस का, ये देखो कितना माइनस का क्या लिखना है, 4 माइनस में लिखना है 4AB का स्क्वायर, माइनस का 4AB स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए AC स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों, माइनस 4AD स्क्वायर ज्यों का त्यों, और यहां देखिए यहां से इसको घटाओगे माइनस का 3AB स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको हम हल करके देखो बिल्कुल इसी रूप में रख सकते हैं। कैसे, AC स्क्वायर को यहीं रखिए, इसको आपको नहीं बदलना है, और ये आपका देखो ये माइनस का 4AD स्क्वायर अगर पक्षांतर करते हैं प्लस का हो जाएगा 4AD स्क्वायर और माइनस का 3AB स्क्वायर ज्यों का त्यों। और आप देखिए जो उत्तर में हमें चाहिए, जो हमें प्रूव करना है वो यही है। देखो AC स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, जरूर इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे में DO। यहां पर ABCD एक समलंब है और इस समलंब में AB और DC दोनों भुजाएं समांतर हैं। जो समलंब होता है उस समलंब की एक खास बात होती है कि आमने सामने का एक जोड़ा समांतर होना अति अनिवार्य होता है। यहां पर ABCD ये आपका समलंब है, इसमें AB और DC प्रश्न के अनुसार कैसे हैं, समांतर दिए गए हैं, AB समांतर DC, और जो इसके विकर्ण हैं वो O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहां पर एक विकर्ण खींच देते हैं AC और एक विकर्ण खींच देते हैं ये आपका BD। ये दोनों विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं प्रश्न के अनुसार। अब हमें सिद्ध करना है AO बटे में BO, मतलब इससे इसका अनुपात बराबर में CO बटे में DO, CO बटे में DO, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो यहां पर जो हमें सबसे पहले दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है ABCD समलंब है, समलंब है। ठीक है, तथा यहां दिया गया है AB जो है वो समांतर है काहे के, DC के समांतर है। और एक तीसरी बात और दी गई है, विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इतना हमें दिया गया है। और इसके बाद अब हमें सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसमें लिखना है आपको कितना, ये देखो लिखना है AO बटे में BO बराबर में CO बटे में DO, इतना सिद्ध करना है। और इसके बाद सिद्ध कैसे करना है उसके लिए थोड़ी सी रचना की भी हमें यहां आवश्यकता पड़ेगी। तो रचना जो अतिरिक्त करते हैं उसको लिखना पड़ता है। यहां पर हम एक काम करेंगे कि जी AB जो ले है, AB इसके समांतर O बिंदु पर यहां पर एक समांतर रेखा यहां खींचनी है। क्या करना है, समांतर रेखा खींचनी है। AB के समांतर यहां पर मान लेते हैं MO रेखा हमने खींच दी।
अब आपको यहां याद रखना है कि चूंकि ए बी और डी सी आपस में समांतर है, तो अगर हमने यहां पर ये समांतर रेखा एम ओ ये समांतर रेखा खींची है तो ए बी के भी ये समांतर हो जाएगी, डी सी के भी ये समांतर हो जाएगी, क्योंकि ए बी और डी सी तो पहले से समांतर है और ए बी के समांतर हमने ये रेखा खींची है तो ये रेखा इसके समांतर होगी और ये भी इसके समांतर हो जाएगी। तो यहां पर आपको रचना जो हमने की है वो लिखना है कितना, बिंदु ओ पर एम ओ समांतर ए बी हमने खींचा है, ठीक, ए बी खींचा। इसके बाद में अब हमें उपपत्ति लिखनी है। उपपत्ति मानी हमें कैसे कैसे प्रूव करना है वो यहां पर लिखना होता है। तो कैसे कैसे प्रूव करना है, देखो ध्यान दें, आपको हमने समानुपातिकता जो प्रमेय बताया मानी थेल्स का जो थ्योरम, उसके मुताबिक बताया कि किसी भी त्रिभुज में, देखो एक बार अलग से चित्र बना के बताएं, आपका ये त्रिभुज है ए बी सी और इस त्रिभुज ए बी सी में आधार बी सी के समांतर यहां पर हमने रेखा एक पी क्यू खींच दी। तो ये पी क्यू रेखा क्या करेगी, इन शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब इससे इसका अनुपात बराबर में ए क्यू का क्यू सी से अनुपात होना चाहिए। यही तो थेल्स प्रमेय है। तो यहां पर देखिए ये त्रिभुज है डी ए बी, ये पूरा त्रिभुज, इसमें ए बी के समांतर ये वाली रेखा खींची है तो इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात, ठीक है ना। तो बस वही चीज यहां पर लिख दें, त्रिभुज डी ए बी में एम ओ के समांतर हमने रेखा खींची है ए बी, ध्यान से समझो, ये एम ओ रेखा ए बी के समांतर खींची है, इसलिए हम लिख सकते हैं, अतः यहां हम लिख सकते हैं डी एम, क्या लिख सकते हैं, डी एम, डी से एम का अनुपात बराबर में एम से ए का अनुपात, एम ए, ठीक, डी एम बटे में एम ए बराबर में क्या लिख सकते हो, ओ डी, क्या लिख सकते हो, ओ डी या डी ओ, कुछ भी लिख दो, डी ओ और बटे में डी ओ बटे में बी ओ, ठीक, इस प्रकार से नंबर इस पर एक डाल लें। इसके बाद देखो यहां पर ये वाला त्रिभुज लें, अगर ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, इसमें आप ध्यान से देखें ए डी सी ये वाला त्रिभुज जो है, इसमें भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये एम ओ रेखा जो है वो डी सी रेखा के समांतर है। आप यहां लिखें एम ओ समांतर में लिख दें कितना, डी सी, ठीक है। और यदि ये वाली रेखा इसके समांतर है तो वही प्रमेय अगर इसमें अप्लाई कर दी जाए तो हम यहां लिख सकते हैं एम ए, क्या लिख सकते हैं, एम ए, ये एम ए बटे में डी एम बटे में डी एम और बराबर में देखो इससे इसका अनुपात बराबर में इससे इसका अनुपात, मतलब ए ओ और अपॉन में लिखना है सी ओ, क्या लिखना है, ए ओ बटे में सी ओ, या इसको एक बार व्युत्क्रम अनुपात में करके लिख दें तो यहां इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए यहां हो सकता है ना दिख रहा हो, यहां देखें, इसको अगर व्युत्क्रम अनुपात में लिखेंगे तो डीएम ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा और एम ए आपका ये नीचे हो जाएगा और बराबर में इसी प्रकार यहां सीओ बटे में ए ओ यहां पर लिख दें और इस पर इक्वेशन नंबर डाल दें सेकंड। दूसरा, अब यहां समीकरण नंबर 1 और 2 ध्यान से देखें, ये लिखा है डी एम बटे में एम ए, ये भी लिखा है डी एम बटे में एम ए, इसका मतलब समीकरण 1 के एलएचएस को देखें और दूसरे के भी एलएचएस को देखें, मतलब समीकरण 1 और 2 दोनों के एलएचएस बराबर हैं, इसलिए आरएचएस भी बराबर होंगे। यहां लिख दें समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा डी ओ बटे में बी ओ बराबर में सी ओ बटे में ए ओ, ठीक है। ये देखो ये दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए ये दोनों पक्ष हमने बराबर बराबर लिख दिए। अब आप सवाल को देखें जो हमें प्रूव करवाया गया, उसमें क्या लिखा है, ए ओ बटे में बी ओ, ये ए ओ यहां से हटाएं, अगर भाग वाला अगर पक्षांतर करोगे तो कहां पहुंचेगा, अंश में पहुंच जाएगा, ए ओ ऊपर पहुंच जाएगा, बी ओ आपको ज्यों का त्यों रखना है और इसी प्रकार सी ओ यहां ये इसको ज्यों का त्यों रखना है, ये आपका डी ओ भाग में आ जाएगा डी ओ, ठीक है। तो बस यही तो देखो प्रूव करना है, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यह है क्वेश्चन नंबर 8वां, लिखा है 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, इनके निचले सिरे के बीच की दूरी दी गई है 12 मीटर और तब इसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। देखो यहां पर एक चित्र समझ लें, पहले सबसे पहले क्या करना है, ये समतल हो गया, समतल मानी भूमि, इस भूमि पर यहां पर 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां, एक की ऊंचाई लिख दें यहां पर 6 मीटर
और दूसरा कोई खंबा है उसकी ऊंचाई है 11 मीटर। ये है 11 मीटर ऊंचाई का खंबा और एक है 6 मीटर ऊंचाई का खंबा। और ये दोनों निचली सिरे के बीच की, मतलब इनके निचला जो सिरा है इनके बीच की दूरी प्रश्न में दी गई है कितनी, 12 मीटर। यहां पर ये दी गई है 12 मीटर की दूरी पर दोनों खंबे आपस में गड़े हुए। और एक खंबा है ये 6 मीटर ऊंचाई का है, ये बड़ा लंबा सा है, ये है 11 मीटर ऊंचाई का। यहां पर ये दोनों खंभों के जो ऊपरी सिरे हैं उनके बीच की दूरी आपसे पूछी गई है, ये दूरी आपसे पूछी गई। खंभे के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। एक खंभा है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, एक खंभा है इसका नाम दें सी डी। और ये आपका जो खंभा ए बी है, अगर हम इसको इस प्रकार से देखो रचना कर दें इस प्रकार से, तो यहां से यहां तक अगर 6 है तो निश्चित रूप से यहां से यहां तक ये भी आपका 6 हो जाएगा और पूरा आपका 11 मीटर लंबाई का ये खंभा है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा बचा वो आप कह सकते हो 5 मीटर ऊंचाई का हो जाएगा। ठीक है, ऊपर समझे, इसको हम यहां पर एक कोई दूसरा नाम ई नाम यहां दे दें, ई बिंदु दें, तो जो ईडी है ये आपका 5 रह जाएगा। क्योंकि यहां पर ये 6 है तो ये निश्चित रूप से 6 हो जाएगा। और ये पूरा है 11 में से 6 घटाएंगे तो ऊपर वाला हिस्सा जो डी है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो ये 12 है और ये भी हम निश्चित रूप से 12 कह सकते हैं ना। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, डी ई ए वाले समकोणीय त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये कर्ण का मान ज्ञात कर लें। तो यहां पर लिख दें समकोणीय त्रिभुज। सबसे पहले आप चित्र बहुत अच्छे से बनाएं और लिखें कहां से कोण हमने घटाया क्या किया। ठीक है, यहां पर त्रिभुज ए ई डी में यहां लिख दें पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो आपका कर्ण है वो है एडी, तो एडी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एई का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार एडी हमें ज्ञात करना है। ऊपरी सिरों के बीच की दूरी यही है, ए और डी, एक सिरा ए है एक सिरा डी है, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी मानी एडी हमसे पूछी गई है। तो एडी का स्क्वायर बराबर हमें लिखना है एई की वैल्यू है 12, यहां लिख दें 12 का स्क्वायर। और ये ई से डी तक जो है वो है 5, यहां लिखना है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और दोनों को जोड़ देंगे 169। और यहां एडी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कितनी, 13 मीटर। दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर आपको कितनी लिखनी है, 13 मीटर। ठीक है भैया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समचतुर्भुज दिया गया, यहां हमें एक चित्र बनाना है जिसमें समचतुर्भुज बनाना है, चारों जिसकी भुजाएं बराबर होती हों और इनके दोनों विकर्ण अलग अलग यदि होते हों तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कह सकते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो होता है उसमें एक गुण तो आपका वर्ग का मिलता है, क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज होता है उसकी भी ये चारों भुजाएं आपकी बराबर बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग के दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और यहां इसके दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं। ए बी सी डी ये आपका समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज में ए बी भुजा, यहां पर देखो जो हमें दिया जाता है यहां लिख लेते हैं, यहां क्या दिया गया है, समचतुर्भुज ए बी सी डी, क्या नाम है इसका, ए बी सी डी। ठीक, इसमें हम ये भी कह सकते हैं, अगर समचतुर्भुज ए बी सी डी है इसमें हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं आपकी बराबर बराबर ये हमें दी गई हैं। और हमें कुछ इस प्रकार सिद्ध करना है कि इनकी चारों जो भुजाएं उनके वर्गों का योगफल उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर सिद्ध करना है। एक विकर्ण यहां पर हम लिख दें ए सी बना दें और एक विकर्ण ये हम बी डी बना दें,
इन दोनों विकर्णों के वर्गों का योगफल काय के बराबर सिद्ध करना है, चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए यहां लिख देते हैं, दिया है के बाद हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं, मतलब ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर प्लस में डी ए का स्क्वायर, चारों भुजाओं के वर्गों का योग, चारों भुजाओं के वर्गों का योग काय के बराबर? विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। विकर्ण है एसी तो एसी का वर्ग प्लस दूसरा विकर्ण है बीडी, बीडी का वर्ग। चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। और इसके बाद यहां पर हमें उपपत्ति अब लिख के सिद्ध करके दिखाना है। देखिए भाई, एक बात आपको पहले से जाननी है कि अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। एक बात और कि ये जो विकर्ण आपस में काटते हैं परस्पर 90 अंश के कोण पर काटते हैं। किस पर? 90 अंश के कोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ओ ए और ओ सी दोनों बराबर बराबर, उसी प्रकार ओ बी और ओ डी ये भी दोनों बराबर बराबर। यहां पर देखो एक बात तो आपको समझना है बहुत ध्यान से, क्योंकि कोण ए ओ बी, क्या लिखना है? ए ओ बी बराबर कितना लिखना है आपको? समकोण, क्योंकि हमने बताया कि समकोण पर सारे 90-90 के कोण हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो कोण आपका 90 अंश हो जाएगा और ये भी हमें पता है कि ये समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर बराबर भागों में बट जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी और तथा दूसरा विकर्ण जो है ओ बी बराबर में क्या लिख सकते हैं? चलो नीचे लिख देते हैं, ओ बी बराबर लिख सकते हैं ओ डी। यहां से अगर हम ये कहें आपसे कि ये दोनों आपस में बराबर बराबर हैं तो ऐसा नहीं कह सकते हैं ओ ए बराबर कितना? 1/2 ए सी, ए सी का आधा। ये जो है ए ओ कितना हो जाएगा? ए सी का आधा हो जाएगा। इसी प्रकार बिल्कुल हम यहां कह सकते हैं कि जो ओ बी है वो ओ बी कितना हो जाएगा? ओ से बी तक, ओ से बी बराबर हो जाएगा बी डी का आधा, 1/2 बी डी। ठीक, अब आप ध्यान से समझें कि एक समकोणी जो त्रिभुज हमारे पास यहां पर ये दिख रहा है ए ओ बी, ए ओ बी में इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, क्या लिख दें? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपका है ए बी, आपको लिखना है ए बी का स्क्वायर बराबर में ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। अब एक और स्टेप आगे बढ़ाएं, ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए ध्यान से देखें, ओ ए कितना है? ए सी का आधा। देखो हमने यहां लिख दिया ओ ए बराबर 1/2 ए सी, 1/2 ए सी और इसका स्क्वायर लिख दें। उसी प्रकार देखो यहां पर ओ बी, जो ओ बी है वो कितना है? 1/2 बी डी है और इसका भी हमें स्क्वायर लिखना है, ठीक। यहां अब आप क्या करोगे? देखो ए बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहां पर स्क्वायर करोगे तो 1/4 ए सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/4 बी डी का स्क्वायर, ये ठीक। अब ये बटे में जो 4 लिखा है 1/4 दोनों जगह से कॉमन लें और इधर मल्टीपल कर दें तो 4 ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। अब ये 4 ए बी स्क्वायर लिखा है, इसको हम इस 4 बार लिख दें, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। कोई समस्या है इसमें? 4 बार लिख सकते हैं क्योंकि 4 इंटू ए बी स्क्वायर है। और बराबर में ये आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिखा है, वो ज्यों का त्यों लिख दें। अब ए बी स्क्वायर आप ज्यों का त्यों लिख दें प्लस हमने आपको बताया कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ए बी बना रहने दें। ए बी जो दूसरा लिखा है उसको आप बी सी लिख सकते हो, बी सी का स्क्वायर, और उसी प्रकार ये आपको ए सी का स्क्वायर लिख दें, कोई समस्या नहीं। देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये आपका अगला जो ए बी लिखा है उसको हम सी डी लिख सकते हैं, कितना? सी डी का स्क्वायर, और जो और अगला ए बी लिखा है उसको हम लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर सिद्ध हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। चूंकि हमें यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, चूंकि ए बी बराबर है कितना? बी सी, और ये बी सी के बराबर हम सी डी भी लिख सकते हो, और सी डी को भी हम, ये ए डी को भी हम यही ए डी लिख दें या डी ए लिख दें, एक ही बात है।
चारों को हम ए बी के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, इसको भी ए बी लिख दें, इसको भी ए बी लिख सकते हैं, इसको भी ए बी और इसको भी हम ए बी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर सिद्ध होता है ए बी ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 10वां, जो कि हम कह सकते हैं कि आज का बिल्कुल अंतिम प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी, तो सिद्ध कीजिए कि 9 एडी स्क्वायर बराबर 7 एबी स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज बनाना है आपको, और इसकी समबाहु त्रिभुज की आपको विशेषता पता ही होती है कि सारी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में यहां पर बीसी पर एक बिंदु ऐसा लेना है, कोई डी बिंदु, जो इस बीडी जो बीडी दिख रहा है बीडी, ये बीडी पूरी बीसी की तिहाई है, 1/3 बीसी। देखो ध्यान दें, बीडी बराबर 1/3 बीसी। यहां पर हमें जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या हमें दिया गया है? एक है त्रिभुज ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी जो है वो कितना है? बीडी है 1/3 बीसी, इतना हमें दिया गया है। और इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है? यहां लिख देते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध ये करना है, देखो दिया गया है 9 इंटू में एडी का स्क्वायर बराबर में 7 इंटू में एबी का स्क्वायर, इतना हमें सिद्ध करना है। अब इसके बाद कैसे कैसे सिद्ध करना है वो उसको उपपत्ति में लिखते हैं। थोड़ी सी रचना करें, इसके बाद उपपत्ति। पहले हमें रचना लिखनी है। क्या रचना कर दें? रचना ये इस प्रकार से कर दें कि यहां ए बिंदु से इस पर लंब खींच दें। क्या करेंगे? लंब। ये आपको यहां पर कोई ई बिंदु डाल लेना है। क्या? अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो। हमने ई बिंदु डाल दिया यहां पर। और ये आपको एक बात थोड़ी याद रखनी है कि अगर हम समबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष से लंब डालते हैं तो ये आधार जो होता है बराबर बराबर भुजा में बट जाता है, मतलब बराबर बराबर ये हो जाएगा बीई बराबर ई सी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका डी बिंदु तो दिया ही गया है कि जो बीडी है वो पूरा बीसी का तिहाई है। इस प्रकार देखो, इसको हम यहां पर इस प्रकार मिला दें। ठीक है, ए को हम डी से मिला देते हैं। हमने रचना की है उसको लिख लेते हैं। क्या रचना किया है हमने? एई लंब बीसी खींचा है। ठीक, इतना हमने रचना किया है, बाकी और कुछ किया ही नहीं है। यहां उपपत्ति लिख दें और बस इसको हम कैसे कैसे सिद्ध करेंगे वो उपपत्ति में लिख दें। कैसे सिद्ध करेंगे? तो ध्यान दें, पहले हमें ये बीडी जो दिया गया है, बीडी कितना है? पूरे बीसी का तिहाई है। हम एक काम करते हैं, पहले इसको मान लेते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। समझो डीई, इतना पहले ज्ञात करके बताओ कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपको ऐसा लिखना है कि जो बी है वो पूरी बी और ई सी ये बराबर बराबर हो जाएगा। क्यों? चूंकि हमने क्या किया है, एई जो है वो लंब खींचा है बीसी पर, तब बिंदु ई जो होगा वो बीसी का मध्य बिंदु होगा। बिंदु ई बीसी का मध्य बिंदु होगा। तो अगर ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बीई है वो पूरी बीसी का आधा कर रही है, 1/2 बीसी, इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि जो हम डीई की बात कर रहे थे, डीई क्या कर रहे थे? डीई। अब बताओ डीई कैसे निकालोगे? डीई बराबर चित्र के मुताबिक हम ऐसा कह सकते हैं कि बीई में से अगर हम बीडी घटा दें, देखो ध्यान दें, ये पूरा है बीई और बीई में से ये इतना घटा दें बीडी, तब हमारे पास क्या बचेगा? डीई बच रहेगा। तो बस डीई की समझो वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। डी ये बीई बराबर कितना है? हमने देखो ये निकाला है 1/2 बीसी और माइनस बीडी का मान प्रश्न में दिया गया है, बीडी बराबर 1/3 बीसी। तो यहां पर देखो 1/2 बीसी में से 1/3 बीसी घटा दें तो एलसीएम आ जाएगा 6, और ये 3 बीसी में से 2 घट जाएगा तो 1 बीसी मानी BC/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? BC/6। अब आप इस त्रिभुज की बात करें, किसकी? त्रिभुज AED में। ये कैसा त्रिभुज है? समकोणी त्रिभुज। यहां लिख दें समकोणी त्रिभुज
ए ई डी में, इस वाले समकोणीय त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें लिखना है कर्ण कितना है AD, तो आपको लिखना है AD का वर्ग बराबर में AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो इस पर हम समीकरण का नंबर 1 डाल दें और फिर इसके बाद में देखो थोड़ा आगे आके हम इस त्रिभुज की बात करें AEB में, समकोणीय त्रिभुज AEB में, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम कर्ण कह सकते हैं कितना है AB, तो यहां लिख दें AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद में देखो क्या करेंगे, हम यहां से AE स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो पक्षांतर करके हम AE स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी मिल जाएगी, AE स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। ठीक, और ये इस पर हम नंबर 2 डाल देते हैं। बस समीकरण 2 से AE स्क्वायर की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो यहां लिख देते हैं समीकरण 2 से AE स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर रखें तो देखो ये क्या मिल जाएगा, AD स्क्वायर आपको ज्यों का त्यों लिखना है और बराबर में AE स्क्वायर, अभी हम यहां पर AE स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख देते हैं AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर और फिर इसके बाद में प्लस DE स्क्वायर आपको ज्यों का त्यों रखना है DE स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर। बस अब सब वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। थोड़ा पीछे लौट के आ जाए, यहां पर आ जाते हैं AD स्क्वायर, क्या लिख दें यहां AD स्क्वायर बराबर और इसके बाद AB स्क्वायर को भी आप ज्यों का त्यों लिखो, यहां नहीं बदलना है, माइनस का निशान लगाएं और BE स्क्वायर, देखिए ध्यान दें BE स्क्वायर, चित्र से देखो BE जो लिखा है वो पूरा कितना है, BE है BC का आधा, कितना है BC का आधा, आपको लिखना है BC बटे 2 और इसका स्क्वायर लिख दें। ठीक है, और प्लस DE स्क्वायर हमने निकाल के रखा है, DE की वैल्यू है BC बटे 6, कितना है BC बटे 6, इसका हम स्क्वायर लिख दें। बस इसको हल करें, आंसर आ जाएगा। देखो AB स्क्वायर ठीक लिखा है माइनस इनमें देखो दोनों में क्या करते हैं, BC का स्क्वायर बटे 4 लिख दें प्लस यहां BC का स्क्वायर बटे 36 लिख दें बराबर में AB स्क्वायर माइनस यहां 36 एलसीएम आ जाएगा और 4 से 9 बार, तो यहां लिख दें कितना, माइनस का लिख दें 9 BC का स्क्वायर और प्लस का लिख दें BC का स्क्वायर। ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में कितना, माइनस का हो जाएगा 8 BC का स्क्वायर और बटे में कितना 36 लिख दें। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करें, 4 दूनी 8 और 4 निम 36, 9 बार कट जाएगा। अब आप एक बार और थोड़ा आगे बढ़ाएं इसको, AB स्क्वायर माइनस का 2BC, चूंकि AB BC C ये तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, तो BC को हम AB भी लिख सकते हैं, तो BC को लिख दें AB और इसका स्क्वायर और बटे में 9। बस इसको हल करें तो देखो 9 एकम 9, ये हो जाएगा 9 AB स्क्वायर माइनस का 2 AB स्क्वायर और बटे में कितना लिखोगे 9, बस 9 का इधर मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू में AD स्क्वायर बराबर में 9 AB स्क्वायर में से 2 AB स्क्वायर घटा दें तो क्या बचेगा, 7 AB स्क्वायर बचेगा। तो यही हमें देखो प्रूव करना था, 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आप जरूर कंप्लीट कर लें। तो यहां केवल और केवल हमने आपको 10 प्रश्न दिए हैं जो कि आपको कंप्लीट करना ही करना है। ठीक, इसको एक बार आराम से पढ़ लें और नोट भी कर लें, कॉपी पर नोट जरूर कर लें। ठीक है, परीक्षा के समय आपको उस दिन जरूर पढ़ना है जिस दिन आप परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज हम इतना ही पढ़ाएंगे और इसके आगे वाला जो चैप्टर आएगा निर्देशांक ज्यामिति, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, आगे भी भविष्य के लिए भी और यहां के लिए भी। ठीक है, उसको आप एक दिन बाद पढ़ेंगे। कल की तारीख में हम आपको वो निर्देशांक ज्यामिति वाला पूरा आपको समझाएंगे कि निर्देशांक क्या होते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और ये दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनता है, उस रेखा पर कोई एक विभाजन बिंदु दिया जाएगा, किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रकार के सारे प्रश्न उस वीडियो में आपको मिलेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज फिलहाल इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।